शैडो स्लेव चैप्टर 3 द स्ट्रिंग्स ऑफ फेट। कुछ देर तक सनी का मन बहुत भारी सा रहता है। दिल में अजीब सी चुभन होती है, जैसे सब कुछ गलत हो गया हो। लेकिन फिर वो खुद को संभालता है, आंखें बंद करता है और गहरी सांस लेता है। उसे सांस के साथ ही उसे महसूस होता है उस सांस के साथ ही उसे महसूस होता है कि यह हवा कितनी अलग है। रियल वर्ल्ड की हवा जैसे बिल्कुल नहीं। वहाँ हमेशा धूल, माइक्रो पार्टिकल्स और गंदी स्मेल होती थी, खासकर झुग्गियों में जहाँ सनी जैसे लोग रहते थे। शहर के अच्छे एरियाज में भी हवा आर्टिफिशियल होती है, मशीन से फिल्टर की हुई, बिल्कुल बेजान, बिना किसी टेस्ट के। सिर्फ बहुत ज्यादा अमीर लोग ही असली खुली और साफ हवा का मजा ले पाते थे। और अब सनी यहाँ खड़ा था, पहाड़ों के बीच, बिना किसी लिमिट के फ्रेश, ठंडी और साफ हवा ले रहा था, बिल्कुल किसी सेकंड जनरेशन चेयर वॉल की तरह, जैसे जिंदगी उस पर मेहरबान हो। उसके मन में एक ख्याल आता है, सच में स्पेल के द्वारा चुने जाने के कुछ फायदे तो है, पर यह ख्याल पूरे होने से पहले ही रियलिटी चेक उसे वापस ले आता है। ठंड उसके हड्डियों तक ठंडी ठंड उसके हड्डियों तक घुस रही थी। पैर दर्द से भरे हुए थे और उसकी कलाइयाँ और पीठ चेन्स के बोझ से जल रही थी। यह सब याद आते ही वो थोड़ा सा करा जाता है। स्लेव का कारवां धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ रहा था, इतनी धीमा जैसे खुद तक थक चुका हो। हर कदम के साथ ज्यादा लोग लड़खड़ा रहे थे, गिर रहे थे। कुछ लोग बिल्कुल उठ नहीं पाते। ऐसे लोगों को सोल्जर्स चेन से अलग कर देते और बिना किसी इमोशंस के उन्हें सड़क के किनारे से नीचे खाई में फेंक देते। सनी उन्हें गिरते हुए देखता है। उनके चेहरे पर बस थकान और डर डर होता है। उसके मन में दर्द होता है, पर ज्यादा नहीं, बस एक हल्की सी दया। वो मन ही मन कहता है, बेचारे, शांति से सो जाओ। और फिर कैरवा आगे बढ़ जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अजीब बात है यह थी कि सनी का मूड फिर भी ठीक था। इस तरह के नाइटमेयर के बीच भी वो सरप्राइजिंगली काम महसूस कर रहा था। शायद इसलिए क्योंकि उसने पहले ही खुद को मेंटली तैयार कर लिया था। जब स्पेल का पहले जब स्पेल के पहले सिम्टम्स दिखते थे, तब वो टूट गया था। कौन ही नॉर्मल रह सकता है जब उसे पता चले कि वो 17 साल का होने से पहले ही मरने वाला है। पर कुछ दिन बाद सनी अपने पेरेंट्स की याद में उस जगह गया जहाँ उनका नाम लिखा था। असल में कोई ग्रेव या मेमोरियल नहीं था, वो बस एक पुराना पेड़ था जिसमें दो सीधी लकीरें खड़ी हुई थी। पैसा नहीं था रिमेम्बरेंस फैसिलिटी का स्लॉट खरीदने के लिए। इसलिए वही खड़े खड़े सनी ने एक और लकीर काट दी। अपनी उसी पल के बाद अपनी उसी पल के बाद जैसे उसके अंदर कुछ टूट गया हो, या शायद फ्री हो गया हो। उसके बाद उसी किसी चीज की टेंशन नहीं रही, ना पैसे कमाने की, ना खाना ढूंढने की, ना फ्यूचर प्लान करने की, ना खुद को बचाने की। जब सबसे बुरा ऑलरेडी हो चुका हो तो डर किस बात का। इसलिए स्लेव बनना और ठंड में धीरे धीरे मरना उसके लिए कोई बड़ा शौक नहीं था। और वैसे भी सनी को पता था कि ठंड उसे नहीं मारेगी। उसने नाइटमेयर के शुरू में जो विजन देखा था, वो अभी भी उसके दिमाग में बिल्कुल ताज़ा था। स्नो के नीचे दबे हुए लाशें और हड्डियां। उसका मतलब सिर्फ एक ही था, कैरवा आगे जाकर किसी और चीज से मरेगी, और वो चीज मॉन्स्टर होगी। और अटैक ज्यादा दूर नहीं था, शायद सिर्फ कुछ घंटे बाद। इसका मतलब यह था कि अभी भी चांस था। इसी उम्मीद के साथ सनी अपना स्टेटस फिर से चेक करता है और रिवेंज समन करता है।
पहले वो अपने एस्पेक्ट को देखकर इतना गुस्सा हो गया था कि एट्रीब्यूट्स ढंग से पढ़े ही नहीं थे, जबकि असल में एट्रीब्यूट्स ही काफी बार जिंदगी और मौत का फैसला करते हैं। पहला एट्रीब्यूट था फेटेड। जैसे ही वो डिस्क्रिप्शन पढ़ता है, उसे समझ आता है कि यह उसकी सारी प्रॉब्लम की जड़ है। यह एट्रीब्यूट यह नहीं कहता कि उसकी डेस्टिनी फिक्स है, बल्कि यह कहता है कि जब सनी कहीं होता है तो अजीब और अनलाइकली चीजें होने लगती हैं, अच्छी भी और बुरी भी। जैसे फेट के धागे उसके अराउंड ज्यादा टाइटली बंधे हुए हो। सनी थोड़ा कड़वा हो जाता है। शायद इसी वजह से उसे सबसे रेयर और सबसे बेकार एस्पेक्ट मिला था, और वो भी एक अचीव पेरेंट के साथ। बाकी के दो एट्रीब्यूट्स उसके टेम्पल स्लेव एस्पेक्ट से आए थे। मार्क ऑफ डिविनिटी का मतलब था कि उस पर भगवान या डिविनिटी का हल्का सा निशान है। यह नॉर्मली सेक्रेट जगहों में एंट्री और सॉर्सरी को बूस्ट करता है, पर यहाँ न कोई सेक्रेट जगह थी, ना सनी कोई सॉर्सरर था। मतलब फिलहाल बिल्कुल बेकार। तीसरा एट्रीब्यूट था चाइल्ड ऑफ शैडोज, जो थोड़ा मिस्टीरियस था। सनी ने पहले इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर जैसे ही सूरज पहाड़ के पीछे छुपा और अंधेरा बढ़ने लगा, सनी को अचानक अचानक महसूस हुआ कि वो बिल्कुल साफ देख पा रहा है। अंधेरा उसके लिए ही नहीं, यह एक ऐसी एबिलिटी थी जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता था। शायद शैडोज उससे और भी चीजें देने वाली थी। तभी सोल्जर्स का ऑर्डर आता है और कैरवा रुक जाती है। कैंप लगाए जाते हैं। स्लेव्स ठंडा और थकान से जमीन पर गिर जाता है। उन्हें स्लेव्स ठंड और थकान से जमीन पर गिर जाते हैं। उन्हें गोल सर्कल में बिठाया जाता है ताकि एक दूसरे की बॉडी हीट से बच सके। बीच में आग जलती है, पर स्ट्रॉन्ग से स्लेव्स ही उसके पास पहुंच पाते हैं। सनी जैसे कमजोर लोग बाहर ही रह जाते हैं। पेट पर ठंडी हवा लगती रहती है। खाने के नाम पर थोड़ा सा ठंडा पानी और एक छोटा सा सख्त फंगस लगा हुआ ब्रेड मिलता है। सनी उसे पूरा खा लेता है, पर भूख वैसी की वैसी रहती है। तभी उसकी नजर लाल बेरीज पर पड़ती है जो बर्फ के बीच उग रही होती है। एक स्लेव उन्हें खाने की कोशिश करता है, पर वो स्कॉलर जैसा आदमी उसे रोक लेता है। वो बताता है कि यह ब्लड बेन बेरीज है, जहाँ इंसान का खून गिरा हो वहाँ उगती है, और स्लेव रूट्स के पास इसलिए मिलती है क्योंकि यहाँ हमेशा खून बहा है। यह बेरीज जहरीली होती है। थोड़ी सी भी जान थोड़ी सी भी खा लेने से जान ले सकती है। सनी उन सब बातों पर ज्यादा नहीं ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसका दिमाग किसी और जगह अटक चुका होता है। वो कैंप को देखता है और उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वही जगह है, बिल्कुल वही जहाँ उसने अपने विजन में बर्फ के नीचे हड्डियां देखी थी। इसका मतलब एक ही चीज है, जो कुछ भी सबको मारने वाला है वो अब आने ही वाला है। और जैसे ही उसका ख्याल पूरा होता है, ऊपर से एक भयानक गूंजती हुई आवाज आती है। जमीन कांप उठती है, और अगले ही पल आसमान से कुछ बहुत बड़ा और बहुत भारी चीज नीचे गिरती है।